चलो ठीक है बेटा। तो बेटा सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं जो कोऑर्डिनेट का पोर्शन है, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट से, ज्योमेट्री से रिलेटेड, फिर इसे स्ट्रेट लाइन से फिर हम अपना कॉनिक सेक्शन की तरफ चलेंगे। ओके ठीक है ना बेटा? आवाज आ रही है बेटा? सभी को मालूम है एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो क्षैतिज रेखा होती है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन जैसे आपने पढ़ा होगा नंबर लाइन, याद है मेरे को? ऐसे ही हम हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, इसमें बीच में क्या होता है बेटा? ये 0। इसके इस तरफ कैसे नंबर होते हैं बेटा? पॉजिटिव। और इस तरफ कैसे होते हैं? नेगेटिव। इस हॉरिजॉन्टल लाइन को कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री में हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। कौन सा एक्सिस बेटा? क्या कहते हैं बेटा? एक्स एक्सिस। क्या बेटा? एक्स एक्सिस। इसी पर वर्टिकल लाइन आप ड्रॉ कर दीजिए 90 डिग्री बनाते हुए। क्या? वर्टिकल लाइन 90 डिग्री बनाते हुए। ये हो गया। अब जो दोनों को इंटरसेक्ट कर रहा है इसे बोलते हैं ओरिजिन। ओके, ये हो गया ऊपर वाई एक्सिस पॉजिटिव और नीचे हो गया वाई डैश नेगेटिव। ये ऊपर की तरफ पॉजिटिव। जब कोई चीज इंक्रीज होती है ना, बढ़ती है, तो हम बोलते हैं पॉजिटिव। घटती है, डिक्रीज होती है तो नेगेटिव। तो इंक्रीज एंड डिक्रीज, बढ़ रही है पॉजिटिव, घट रही है नेगेटिव। ये आपने देखा कि जब ये कोई प्लेन पे या पेपर पे या कहीं टेबल पे, दीवार पे, अगर मैं इस तरीके से 2 लाइनें ड्रॉ कर दूंगा तो ये जो दीवार या पेपर या टेबल जहां भी मैं ड्रॉ कर रहा हूं वो 4 पार्ट में बट जाता है या 4 पार्ट उसके हो जाते हैं। इनको बोलते हैं बेटा क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं बेटा इनको? क्वाड्रेंट। हिंदी में चतुर्थांश आपने पढ़ा होगा। क्यों बेटा, पढ़ा है? यस सर। तो अभी ये कितने पार्ट हुए देखो? एक पार्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, अपना थर्ड क्वाड्रेंट, और ये बेटा अपना फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब इन क्वाड्रेंट में हम एक्स और वाई यानी कि जो ऑर्डर्ड पेयर हम बोलते हैं, या एक्चुअली कोऑर्डिनेट जो थे वो किसी की लोकेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरह से डिस्क्राइब किए, मतलब एक तरह से डिफाइन करने के लिए उनका आविष्कार हुआ, एक तरह से कह सकते हैं किसी की लोकेशन को डिफाइन करने। अब मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है या फोर्थ क्वाड्रेंट में है, तो उसके जो ये एक्स वाई होंगे वो किस तरह से साइन मतलब प्लस या माइनस, कैसे फॉलो करेंगे वो हम देखते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई, ये ऑर्डर्ड पेयर चलता है हमारा, एक्स कोमा वाई टाइप से हम किसी के कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो इसमें आप जब देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो प्लस प्लस, यानी कि एक्स और वाई दोनों प्लस है। देखो ये एक्स की वैल्यू इधर प्लस है और वाई ऊपर की तरफ प्लस है। जब मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आऊंगा तो ये जो एक्स है इस तरफ, ये एक्स हो गया अपना क्या? नेगेटिव, और वाई हो गया अपना पॉजिटिव। थर्ड में दोनों नेगेटिव और फोर्थ में प्लस माइनस। क्लियर हो गया? हाँ जी बेटा, आगे समझिए। यस सर। अब इसी में आपके पॉइंट की, अगर मैं ओरिजिन से डिस्टेंस की बात करूं, ये पी पॉइंट है, ये एक्स वाई है। अगर मैं इस पे ओरिजिन से डिस्टेंस लेना चाहूं, ये वाली ओपी, तो हम लोग इसके लिए पाइथागोरस चले जाते थे। ये जो डिस्टेंस होगी ये होगी एक्स, ये जो वाई एक तरह से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी ये होगी वाई। ठीक है। अब पाइथागोरस से आप क्या लिखोगे? ओपी को, ओपी हो गया क्या आपका? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यहाँ पर ये जो एक्स और वाई आप देख रहे हैं, एक्स एक्स एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है वो रिप्रेजेंट करेगा, और ये जो वाई है हाइट, ये वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस है उस चीज को बताता है। ठीक है। एक्स एक्स एक्सिस पे बताएगा और वाई वाई वाली वैल्यू वाई एक्सिस पे बताएगी। ठीक है। अब बात आती है, इसे चाहो तो आप लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा।
ठीक है बेटा। Yes, sir. यस सर। अब इसमें एक चीज तो आपकी एक्स यूज हो रही है और दूसरी बेटा वाई। ठीक है, जो एक्स है इसे बोलते हैं एब्सिसा, और इसे बोलते हैं कोऑर्डिनेट। एक्स को क्या बोलते हैं बेटा? एब्सिसा। वाई को क्या कहोगे? ऑर्डिनेट। और दोनों से जो जोड़ा बनता है उसे बोलते हैं क्या? कोऑर्डिनेट। ठीक है, जो ये दोनों से पेयर बनाया इसे बोलेंगे कोऑर्डिनेट। क्लियर हो रहा है सबको? Yes, sir. चलो इसे लिख लो, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूँ। नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ, चलें आगे। Yes, sir. आपके पास अभी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये एक्स डैश, वाई डैश, ओरिजिन। जब हम एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं, ये जो एक्स एक्सिस है, जब हम इस पे मूव करते हैं तो इस पे वाई की वैल्यू नहीं होगी। मींस अगर मैं एट एक्स एक्सिस पे बात करूं, एट एक्स एक्सिस पे मैं बात करता हूं तो इस एक्सिस पर वाई की वैल्यू नहीं होगी। मतलब वाई इक्वल टू क्या होगा बेटा इस केस के लिए? 0। एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगी? 0। इसी को बोलते हैं इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है बेटा, इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या हुआ? y इक्वल टू 0। और कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। अब इसे अगर आप एक्स एक्सिस पे लेंगे, किसी पॉइंट को रखेंगे, तो या तो वो इस तरफ होगा कोई, या कोई इस तरफ होगा। भाई या तो ओरिजिन के उस तरफ या ओरिजिन के इस तरफ, ऐसे ही तो होगा बेटा। कोई कोऑर्डिनेट अगर मैं लिखूंगा तो उधर या इधर। अगर उधर है तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे a,0 टाइप के, मतलब पॉजिटिव होगा एक्स और वाई की वैल्यू 0। और अगर इधर लिखोगे, मान लो मैं यहाँ b बोल देता हूँ, तो ये -a,0। इसका मतलब कोई भी कोऑर्डिनेट होंगे तो वो +-a,0 टाइप के, इस टाइप के कुछ फॉर्म के होंगे। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. एक्स एक्सिस पे लेफ्ट राइट प्लस माइनस आप चेक कर लीजिए और y की वैल्यू 0 रख दीजिए, उस हिसाब से आपका हो जाएगा। अब हम आते हैं एट y एक्सिस। इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे हम। नंबर 1 पहली चीज क्या? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या लिखोगे आप? यहाँ पर क्या चीज 0 होगी? X. जब मैं y एक्सिस पे मूव करूंगा, चाहे मैं ऊपर जाऊं चाहे मैं नीचे जाऊं, वहां इस मूवमेंट पे जब मैं देखूंगा तो मेरा x नहीं होगा, यानी कि x की वैल्यू नहीं होगी। जब x नहीं होगा तो मैं x बोलूंगा 0। x को क्या कहूंगा बेटा? 0 बोलूंगा। क्लियर हो रहा है सब कुछ? सही चल रहा है बेटा? Yes, sir. अब कोऑर्डिनेट की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। जब y एक्सिस के किसी पॉइंट की बात करोगे, सेम या तो ऊपर की तरफ होगा कोई, जिसे आप 0,b टाइप बोलोगे, या नीचे की तरफ होगा, सपोज D पॉइंट है तो 0,-b टाइप का होगा। भाई AC टाइप का तो होगा, समझ रहे हैं आप लोग? तो इसे यहाँ पे मेंशन कर दो। कैसे लिखोगे? 0,+-b टाइप। ठीक है बेटा, 0,+-b इस तरह का होगा कोई। क्लियर है? नोट कर ले बेटा। ये हम 9th-10th में और अब तो 11th में भी थोड़ा बहुत कुछ सीखा ही होगा इस तरह का, स्कूल लेवल। हो गया बेटा?
Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है पोलर कोऑर्डिनेट। बहुत कम यूज करूंगा मैं इसको, पर फिर भी जानकारी होनी चाहिए। अगर आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस देख रहे हैं, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये ओरिजिन है। आपने एक पॉइंट पी लिया और इस पॉइंट की आपने जब ओरिजिन से ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ की, तो ये लाइन आप ऐसा देखेंगे कि एक तो ये डिस्टेंस होगी इसकी कुछ ना कुछ, या मैं कहूँ ओपी की लेंथ होगी। क्या होगी? ओपी की कोई लेंथ होगी, ये मैंने मान लिया, ठीक है। और इसका एक्स एक्सिस से एंगल क्या होगा? थीटा। एंगल क्या होगा? थीटा। अगर आप थोड़ा सा आइएगा, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं इसे देखूंगा तो एक्स होगा और ये वाई। अगर मैं इसे एक्स वाई लिखता हूं थोड़ी देर के लिए, ठीक है, देख रहे हो आप, एक्स कॉमा वाई। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं यहां पर कि एक्स, देखो एक्स अपॉन आर इक्वल टू कोस थीटा हो जाएगा और वाई अपॉन आर इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा। क्या मेरी बात क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ x की वैल्यू निकालोगे जब इन दोनों से, तो ये होगा r cos थीटा और y होगा r sin थीटा। होगा? ये कॉम्प्लेक्स नंबर में भी ऐसा सीखते हैं हम लोग, पोलर फॉर्म बनाते समय। ये बात समझ में आई बेटा? Yes, sir. अब Yes, बेटा sir. इसमें इसमें आपके मेन क्या क्या है? एक तो ओरिजिन से डिस्टेंस और एक ये एंगल। अगर आप किसी कोऑर्डिनेट को r और थीटा की फॉर्म में लिख दो, किस फॉर्म में लिख दो बेटा? r और थीटा की फॉर्म में लिख दो, तो उन्हें, उन कोऑर्डिनेट को जो r और थीटा की फॉर्म में लिखा है, उन्हें बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट। किसमें बोलते हैं हम? पोलर कोऑर्डिनेट बोलते हैं, जो r और थीटा की फॉर्म में लिखे होते हैं। मींस आपको मैं कह दूं 2 कॉमा, ऐसे बोल दिया मैंने, कोई कोऑर्डिनेट बोल दिया 2 कॉमा 5/6, समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या हुआ? क्या होना चाहिए? 2 कॉमा 5/6 कितना होना चाहिए? मतलब वो 30 डिग्री तो एंगल बना रहा है, इसके लिए बना रहा हूं मैं। देखो 30 डिग्री एंगल होगा उसका, ये रहा। और डिस्टेंस कितनी होगी ओरिजिन से? क्या मैं समझ गया? हाँ जी बेटा। Yes, sir. तो ये ओपी डिस्टेंस बोल दी उसने कितनी है? ओपी बोल दिया आपको 2, यानी कि आर की वैल्यू 2 और थीटा बोल दिया 5/6। तो ये आर थीटा की फॉर्म में पोलर कोऑर्डिनेट। क्लियर है? ठीक है बेटा। Yes, sir. और जो रिलेशनशिप है पोलर कोऑर्डिनेट एंड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के बीच, किसके बीच बेटा? वो ये है, देखो, ये देख रहे हो आप, ये यहां से जब मैं r निकालना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा अंडर रूट में x² प्लस वाई स्क्वायर। क्या लिखूंगा बेटा? x² प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x। यहां से डिवाइड करके और स्क्वायर करके ऐड करके आप बना भी सकते हो इस चीज। ठीक है, देखो यहां से भी डायरेक्ट देखो, r की वैल्यू क्या होगी? पाइथागोरस टाइप का लगा सकते हो। और tan थीटा क्या होगा आपका? y अपॉन x। और यहीं से थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन x आ जाएगा आपको। क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. सही चल रहा है बेटा? Yes, sir. चलो नोट कर लें, नेक्स्ट पे मूव करते हैं अगले पॉइंट पे। ओके बेटा।
Yes, sir. एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हमें पता है, एक पी पॉइंट लेते हैं x1 y1, एक क्यू पॉइंट ले लेते हैं x2 y2। ठीक है बेटा, और इन दोनों के बीच डिस्टेंस के लिए बात कर लेते हैं। मुझे पी क्यू डिस्टेंस निकालनी है। हेडिंग है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अब आप फिगर तो क्लियर है ही मुझे, क्या मैं ये मान सकता हूं कि ये डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगी और ये वाली ये y2 माइनस y1 होगी? हाँ बेटा, Yes, sir. जो बेस यहाँ आप देख रहे हैं पीएम बेस है, ये होगा x2 माइनस x1 और परपेंडिकुलर होगा जो QM है y2 माइनस y1। अब आप अगर यहाँ पर पाइथागोरस लगा दे PQ के लिए पाइथागोरस लगाओगे तो कैसे लिखोगे? बेस स्क्वायर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ऐसा भी हो सकता है कि मैं उसे x1 y1 ले लूं और इसको x2 y2 ले लूं, तो ये चेंज भी हो सकता है, लेकिन चेंज फिर दोनों चीजें होनी चाहिए। इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो। तो ये हो गया डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन कार्टेशियन प्लेन। अब बहुत सी बुक्स में ये ऐसे समझा दिया जाता है, भाई ए ऐसे ले लो, ये बी ले लो, x1 y1 हो गया और x2 y2, और तुमसे कहा गया जो डी डिस्टेंस होगी ए बी जो होगा ये ऐसे आप सीधा सीधा लिख सकते। तो याद करना पड़ता है, शुरू में एक दो बार जब याद कर लोगे, कुछ इंप्लीमेंट करोगे एक दो बार तो सब फिर आ जाता है, याद रहती है। ठीक ना, इतना परेशान होने वाली बात नहीं। क्लियर हो गया डिस्टेंस फॉर्मूला? Yes, sir. अब इसी में अभी हम पढ़ भी चुके हैं कि भाई पाइथागोरस, लेकिन अगर मैं ओरिजिन से ही किसी पॉइंट की डिस्टेंस के बारे में बात कर लेता, मतलब ये ओपी अगर मैं निकालने जाऊं तो आपको एक बात समझ आ गई होगी कि ये वाले कोऑर्डिनेट तो 0 0 हो गए, ओरिजिन वाले 0 0 हो गए। उस केस में क्या लगाओगे? x माइनस 0 का स्क्वायर और y माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा। सही है बेटा? Yes, sir. क्लियर हो रही है ये बात? Yes, sir. लिख लो इसको। हो गया बेटा? डन बेटा? Yes, sir. Yes, आगे sir. चले? ओके। अब केसेस हो सकते हैं इसमें डिस्टेंस को लेकर के। मान लो आपके पास दो पॉइंट जो पी क्यू हैं वो ऐसी सिचुएशन में है, मीन्स पैरेलल। पहली सिचुएशन क्या है? पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, जब कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो उसकी जो ये डिस्टेंस होगी ना, एक्स वाली चीजें वो सेम होंगी। क्या होंगी? एक्स की चीजें सेम। तो मान लो इसके कोऑर्डिनेट उस केस में होंगे एक्स और वाई वन टाइप के, एक्स कोमा वाई वन, इसके होंगे एक्स कोमा वाई टू। ठीक है बेटा, एक्स कोमा वाई टू ऐसे होंगे। यस नो? ऐसा होगा जब कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसकी ना कोऑर्डिनेट जो एक्स से डिस्टेंस वाले एक्स वाले जो पार्ट होंगे वो सेम होंगे। क्या होंगे? एक्स वाले पार्ट
सेम होंगे। अब इस केस में अगर मैं पी क्यू निकालूंगा तो ये होगा y1 माइनस y2। देखो y1 आपकी हाइट, ये वाली हाइट है y1 इतनी, और ये वाली हाइट है आपकी y2। तो ये जो बीच का पार्ट आप निकालने जा रहे हो ये वाला, ये तो y2 माइनस y1, y1 माइनस y2 इस तरह से आएगा। तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, मॉडुलस लगा देते हैं कि भाई y वाली चीजों के डिफरेंस के इक्वल होगा। अब वो चाहे y1 माइनस y2 यूज करो, चाहे y2 माइनस y1 यूज करो, ओके, कोई सा भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब एक दूसरा केस ले लीजिए। दूसरे केस में अब मैं इसको ऐसे ले लेता हूं। अब इसमें देखोगे तो ये हाइट जो होगी ये y फिक्स होगा इस बार। जब x एक्सिस के पैरेलल लोगे, इसके पैरेलल टू x एक्सिस, जब पैरेलल टू x एक्सिस होगा तो इसकी y की वैल्यू क्या होंगी, सेम होंगी। तो कोऑर्डिनेट कैसे ले लोगे, x1 कोमा y एंड x2 कोमा y। क्या समझ में आ रही है मेरी ये बात? Yes, sir. Yes, sir. अब इस केस में आप देखेगा ये डिस्टेंस हो जाएगी x1, ये डिस्टेंस हो गई x2, तो बीच वाला पार्ट ये जो बचेगा ये तो x2 माइनस x1 होगा। क्यों बेटा? लेकिन मुझे ऐसा हो सकता है कि वो x1 हो इधर x2 हो, तो फिर मुझे ऐसे ही लिखना है इसको। इस केस में अगर मैं PQ बनाना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा x2 माइनस x1 का मैग्नीट्यूड, एक तरह से मॉडुलस साइन लेते हुए, क्योंकि मुझे नहीं पता x1 कौन सा लेना है, x2 कौन सा लेना है, कोई सा भी हो सकता है। ओवरऑल बात क्या है, दोनों के डिफरेंस को लेना है। ठीक है बेटा, Yes, sir. करते रहें, आगे चलो बेटा। Yes, sir. आपको 3 पॉइंट दिए और तीनों के कोऑर्डिनेट दे दिए। आपको 3 पॉइंट दिए, पॉइंट्स क्या क्या है, ए पॉइंट, सेकंड बी पॉइंट दे दिए x2 y2, एंड डी सी पॉइंट है x3 y3, ये पॉइंट है। अब इनके बारे में पहली बात तो यहाँ दो ही चीजें पॉसिबल है, या तो वो एक लाइन में होंगे या नहीं होंगे। पहली सिचुएशन क्या है, एक लाइन में होना, इना लाइन और कोलिनियर। या तो कह दो एक लाइन में है, क्या कह दो बेटा, क्या कह दो बेटा, एक लाइन में है, और दूसरी कंडीशन हो सकती है नॉन कोलिनियर। जब नॉन कोलिनियर होंगे तो क्या करेंगे, एक ट्राइंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, एक ट्राइंगल बनाएंगे। फिर से रिपीट, या तो कोलिनियर होंगे यानी कि एक लाइन में होंगे, और अगर लाइन में नहीं है तो फिर एक ट्राइंगल बनाएंगे। तो पहली सिचुएशन कैसी होगी, पहली सिचुएशन कैसी होगी, वो ऐसी टाइप की होगी कोई। अब जरूरी नहीं है कि बी बीच में हो सकता है सी बीच में हो, बी उस तरफ हो, ठीक। लेकिन अगर मैं ऐसा मान लूं तो इस केस में क्या होगा, आप ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, आप बी सी डिस्टेंस निकालेंगे और ए सी निकालेंगे। ये क्या निकालेंगे, डिस्टेंस, तीनों डिस्टेंस निकालेंगे। उसके बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि ए सी जो होगा वो ए बी और बी सी के सम के इक्वल। अगर कोलिनियर चल रही हो लेकर के, तो उस केस कोलिनियर तब पॉसिबल है जब बड़ी यानी कि दो डिस्टेंस का सम तीसरे के इक्वल आ जाए। अब वो जरूरी नहीं है कि यही ऑर्डर फॉलो हो, ऑर्डर कोई भी हो सकता है, लेकिन पैटर्न इसी तरह का रहेगा कि एक साइड का सम, मतलब दो साइड का सम तीसरी साइड के इक्वल आएगा। डन, क्लियर हो गया बेटा ये बात? Yes, sir. ठीक है, चलो अब दूसरी बात सोचते। दूसरी है बेटा नॉन कोलिनियर की कंडीशन। क्या है बेटा,
नॉन कोलिनियर। अब जब नॉन कोलिनियर है तो ऐसे तो होंगे नहीं, फिर वो ऐसे कहीं भी रैंडमली होंगे। ऐसे रैंडमली होंगे तो मैंने मान लिया यहाँ ए है, यहाँ बी है और यहाँ सी है। जब ये नॉन कोलिनियर होंगे तो रैंडम होंगे, और रैंडम होंगे तो इन्हें आप ज्वाइन करके देखो। जब आप इन्हें ज्वाइन करेंगे तो भाई सीधी सी बात है, एक ट्राइंगल टाइप का बनेगा। यस नो? यस सर। बन गया ट्राइंगल टाइप का। यस सर। अब इस ट्राइंगल के नेचर के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। क्या बेटा? नेचर ऑफ ट्राइंगल के बारे में पूछा जा सकता है। तो यहां भी सबसे पहला मेरा काम क्या होगा, मैं 3 डिस्टेंस निकालने जाऊंगा, ए बी, बी सी एंड ए सी। क्या करो सबसे पहले भाई, इन्हें निकाल। जैसा यहां पर आपने निकाला था, इन तीनों चीजों को फाइंड किया था, बिल्कुल सेम यहां पर भी इसी तरीके से निकाल। क्लियर है? क्यों भाई, समझ में आ रही है बेटा बात? यस सर। अब जब ये आप निकाल लोगे तो आपको एक चीज पिक्चर क्लियर हो जाएगी दिमाग में कि वो लेंथ किस टाइप की आई। जैसे मान लो पहला पार्ट इक्वल आ गई सारी साइडें। सारी साइडें क्या आ गई भाई? ट्राइंगल की सारी साइडें क्या आ गई? इक्वल आ गई। जब ट्राइंगल की सारी साइड इक्वल होती हैं तो कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल। कौन सा ट्राइंगल होता है? इक्विलेटरल। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? साइड्स इक्वल। क्यों बेटा? ऐसा हो सकता है कि 2 साइड इक्वल। समझ में आई बात? कितनी साइड इक्वल हो? 2 साइड इक्वल। 2 साइड इक्वल होंगी तो आइसोसेलिस। ठीक है, आइसोसेलिस में 2 साइड इक्वल हो। तीसरी कंडीशन 2 साइड इक्वल, सॉरी पाइथागोरस वाली कंडीशन। पाइथागोरस में क्या होता था? मतलब राइट एंगल। पाइथागोरस में होता था राइट एंगल, यानी कि अगर पाइथागोरस थ्योरम लग गई मींस इसी चीज में स्क्वायर शामिल हो जाएं, ऐसे इस तरह से आ जाएं। 2 साइड के स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल हो जाए। 2 साइड के स्क्वायर्स का सम तीसरी साइड के स्क्वायर के इक्वल आ जाए तो उस केस में कैसा बनता है? राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बनता है? राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल। ओके। अब तीसरी कंडीशन के बाद इसी को जोड़ते हुए, इन दोनों को जोड़ते हुए कंडीशन होती है। क्या होती है? 2 साइड्स इक्वल भी हो एंड पाइथागोरस थ्योरम भी लगे। समझ में आ गया? 2 साइड इक्वल भी हैं और पाइथागोरस थ्योरम भी लग रही है साथ में, तो ऐसे ट्राइंगल को बोलते हैं आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? आइसोसेलिस राइट एंगल ट्राइंगल। अब लास्ट कंडीशन ई, सारी साइडें अनइक्वल, मतलब कोई किसी के इक्वल नहीं है, सारी अलग अलग आ गई हैं। तो अगर वो अलग अलग हैं और पाइथागोरस भी नहीं लग रहा है तो उसे बोलते हैं स्केलन। क्या बोलते हैं उसको? स्केलन ट्राइंगल। क्लियर है सबको? हाँ जी बेटा। सर मतलब क्या हुआ इसका हिंदी में? स्केलन होता है विषम बाहु, विषम सारी भुजाएं अलग अलग, सारी साइडें अलग अलग हैं, उनकी लेंथ इक्वल नहीं है और पाइथागोरस भी नहीं लग रही है। क्योंकि सपोज आप ऐसे साइडें ले लो 3 4 5, देखो होने को तो सारी इक्वल अलग अलग है, अनइक्वल है, यही बात है, लेकिन पाइथागोरस तो लग रहा है ना, तो राइट एंगल हो जाएगा ये तो ऐसी कंडीशन जिसमें पाइथागोरस भी ना लग रही हो, ओके, और साइडें भी इक्वल ना हो,
यानी कि सारी साइडें अलग अलग हों, तो उसे बोलते हैं स्केलन यानी कि विषमबाहु। क्या बोलते हैं उसको? विषमबाहु। क्लियर हो गया सबको? यस सर। आगे चले। यस सर। कुछ लिखना तो नहीं है? लिखना है तो बेटा स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लो, जो आप करना चाहें। हो गया बेटा? यस सर। अब आता है, अगर इसी तरीके से 4 पॉइंट हो तो ऐसे अपने कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, ए बी सी डी। अब आपके पास 4 पॉइंट है, क्वाड्रिलेटरल को लेकर के बात हो रही है। क्वाड्रिलेटरल को ऐसे फिगर से भी डिनोट कर सकते हैं। और यहां पर इस बार कितने कोऑर्डिनेट हैं? 4। x1 y1, b हो जाएगा x2 y2, c हो गया x3 y3 एंड d हो गया x4 y4। ठीक है जी। इस बार 4 पॉइंट है अपने पास, तो इन चारों पॉइंटों से क्या क्या हो सकता है? बेसिक बातें सबको पता है। नंबर 1, स्क्वायर। स्क्वायर में क्या कंडीशन होती है बेटा? चारों साइड इक्वल दिखाओगे? यस सर। चारों साइड इक्वल, 4 साइड्स इक्वल, और साथ में डायगोनल। डायगोनल क्या दिखाओगे? इक्वल। समझ आ रहा है मेरे बच्चों को? यस सर। लेकिन यही बात रोम्बस पे भी चली जाती है। रोम्बस पे क्या होता था? 4 साइड्स इक्वल हैं, हाँ। ओके, और डायगोनल अनइक्वल। क्या बेटा? 4 साइड्स इक्वल, डायगोनल अनइक्वल। ऐसे ही रेक्टेंगल को लेकर के बात कर सकते हैं, एंड पैरेललोग्राम को। रेक्टेंगल्स में ये देखो, ऐसे ये दोनों साइडें क्या होंगी? इक्वल। ये दोनों इक्वल होंगी। ऑपोजिट साइड्स इक्वल, क्या होंगी बेटा? ऑपोजिट साइड्स इक्वल, डायगोनल भी इक्वल। लेकिन जैसे ही ये बात पैरेललोग्राम पे जाएगी, पैरेललोग्राम में क्या होगा? टेढ़ा सा होता है ना इस तरीके का, ऑपोजिट साइड इक्वल होती है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होते। ऑपोजिट साइड क्या है? इक्वल, एंड डायगोनल्स अनइक्वल। सही चल रही है गाड़ी बेटा? समझ में आ रही है ना चीजें? यस सर। आगे चले, देख लो इनको ध्यान से। एक एक चीज और होती है, ट्रेपेजियम। याद है? यस सर। यस सर। ट्रेपेजियम की जनरली क्या कंडीशन है? मेन कंडीशन है एक पेयर पैरेलल होता है बस। यस सर। वन पेयर क्या होता है उनका? वन पेयर ऑफ साइड्स पैरेलल। ठीक है बेटा? ट्रेपेजियम में क्या होता है? एक पेयर पैरेलल ट्रेपेजियम में। सही है बेटा? यस सर। चलो एक एग्जांपल लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले को लेकर के। चले आगे, इसे हटा दूं? सर हाँ कर लो बेटा।
अब ये चैप्टर शुरू से समझोगे तो बड़ा आसान सा लगेगा, ऐसे ही पढ़ते रहना ध्यान से, बस साथ साथ क्लास मिस मत करना। सर ये बार मुझको ट्रेपेजियम का फॉर्मूला बता दीजिए, ये बार कंफ्यूज्ड हो रहा है। किस चीज को लेकर के? सर ट्रेपेजियम का ये बार फॉर्मूला क्या होगा? एरिया के लिए ना? हाँ ये सर। हाँ, वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस। डिस्टेंस ये वाली देखो, ये डिस्टेंस, ये डी है, ये ए बी ले लो, तो इसे ऐसे लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी इंटू डी, ये ले सकते हो एरिया। यस। 1/2 sum of parallel side into distance between parallel sides. हो गया बेटा? यस सर। जब भी अब आप क्लास लो ना, तो मेरी एक राय है, आप रजिस्टर कॉपी वगैरह लेके बैठे और स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जितना नोट हो सके उसे नोट कर लिया करें, तो फिर बाद में आप उसको स्पेस छोड़ दिया करें, तो अगर मतलब बाद में चाहे तो लिख सकते हैं स्क्रीनशॉट से। ठीक है बेटा? चलो आगे चल रहा हूँ बेटा, मैं एक एग्जांपल लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले को लेकर के। इसमें है प्रूव दैट the distance of A from origin is independent of theta। क्वेश्चन समझ आया? यस सर। उसने बोला कि भाई एक पी पॉइंट है, मुझे ये प्रूव करके दिखाओ कि अगर मैं ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस निकालता हूं तो उस डिस्टेंस में, यानी कि जो आंसर आएगा उसमें थीटा नहीं आएगा। इंडिपेंडेंट का मतलब वो चीज नहीं है। सही है मेरे बच्चों? चलो सोचो ध्यान से, सोचो ध्यान से मेरे बच्चों। सर हो गया। गुड। तो मैं सीधा सीधा अगर इसके सॉल्यूशन पे विचार बनाऊं तो फिगर तो ये बोलती है, ठीक है, और डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से अगर मैं ओपी डायरेक्ट रखूंगा तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर पढ़ा था मैंने तो ओरिजिन से, तो एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर होगा और एम स्क्वायर साइन स्क्वायर भी होगा। क्यों बेटा? तो m√1 हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। क्यों बेटा? यस सर। आगे चलें? यस सर। नेक्स्ट एग्जांपल, इक्विडिस्टेंट वाला आपने पढ़ा होगा। इफ P is equidistant from 6 - 1 and 2 3, prove that x equal to y plus 3। x equal to y plus 3। समझ तो आ रही है ना चीजें बेटा सभी को? यस यस सर। तो अगर मैं इनको ए बी कंसीडर कर लूं कुछ समय के लिए,
तो आपको याद होगा इस तरह की फिगर बना के हम करते थे इस तरह के क्वेश्चंस। Yes, sir. तो पी ए इक्वल टू पी बी, Yes, sir. उसके बाद पी ए स्क्वायर इक्वल टू पी बी स्क्वायर भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें रूट हटाने में दिक्कत नहीं होगी फिर। अब डिस्टेंस फॉर्मूले के हिसाब से x माइनस 6 स्क्वायर प्लस वाई प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू x माइनस 2 स्क्वायर प्लस वाई माइनस 3 स्क्वायर। अब स्क्वायर वगैरह आपने खोलिएगा, a प्लस बी ए माइनस बी टाइप के आइडेंटिटीज, और सॉल्व कर दीजिए। हो गया सर। आगे ना सभी बच्चों का? यस सर, पर -3 आ रहा है। है जी बेटा? x -2 पर आ रहा है। x माइनस 3 इक्वल टू वाई। साइन इक्वल से इधर करूंगी तो हो गया। अच्छा, साइन की गड़बड़ हो रही है कुछ? हाँ, देखें। नहीं कर लूंगी, हो गया। अच्छा ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट पे चलते हैं। अब की बार ना कोलिनियर प्रूव करना है आपको। 3 पॉइंट है, एक है 1,5, दूसरा 2,4 एंड तीसरा 3,3 are 3 points prove that they are collinear. बताना है कि ये कोलिनियर है। राइटिंग क्लियर है? समझ आ रहा है ना? राइटिंग को देख करके ठीक लग रहा है? Yes, sir. वो थोड़ा स्पीड में होते हैं ना, तो कई बार रनिंग हैंड टाइम कम होता है, लिखना ज्यादा होता है, तो उसमें हो जाता है कई बार शब्दों का। So हो गया। हो गया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलो एक क्विक लुक, बहुत क्विक सा लुक। आपने ए बी पाइथागोरस वो लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला √2, Yes, sir. BC See. एंड AC, और फिर आपने कहा कि भाई जो AC है वो AB और BC के सम के इक्वल है। Yes, sir. बिकॉज ये सो A, B एंड C आर कोलिनियर। ठीक है बेटा? Yes, sir. चलो, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के आपको 2 वर्टेक्स दे रहा है। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल A, B और C, इसके 2 वर्टेक्स आपके पास हैं। एक है ओरिजिन और दूसरे कोऑर्डिनेट है आपके पास 3,√3, और थर्ड वाले कोऑर्डिनेट ऑफ C पूछा है। कोऑर्डिनेट ऑफ C आपसे पूछा जा रहा है। ट्राइंगल कौन सा है बेटा? इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात। इक्विलेटरल ट्राइंगल की खासियत क्या होती है? सारी साइड्स इक्वल होती हैं। बस देखो, इसी बात को पकड़ के आपको करके दिखाना है।
मजेदार क्वेश्चन है, ध्यान से करना। सर वो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट 3, रूट हाँ जी, 3, √3। हाँ, √3 है बेटा, वो रूट के अंदर 3 है। चलो, तो इसमें जो पहला कंसेप्ट है वो कैसे आएगा, आप ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे एंड ए सी निकालेंगे। क्या ये बात समझ में आ गई कि ये तीनों अलग अलग चीजें आप निकालेंगे? हाँ बेटा, क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर, सिर्फ ए सी और बी सी निकाले तो उन दोनों को इक्वल। अब उन्हें तीनों को क्या करोगे, बारी बारी से पेयर बना के इक्वल रखोगे। तो मैं अगर इसको एक्स वाई मान लेता हूं तो ऑब्वियसली तीनों फॉर्म एक्स वाई टाइप की फॉर्म में बनेंगी। एक तो बन जाएगा प्रॉपर, ये वाला, ठीक है, समझ में आ रहा है? एक तो 12 बन जाएगा, स्क्वायर करोगे ना फिर इनके, ऐसे लोगे ना, ए भी हो जाएगा √12 और इसका इस्तेमाल करना आप स्क्वायर में, ऐसे। तो जब स्क्वायर लेंगे तो रूट नहीं आएंगे, ऑब्वियसली। क्लियर है बात? यस सर। वहां से आप रिलेशंस बनाओगे एक्स वाई के 2 बार, और फिर एक्स वाई के लिए सॉल्यूशन पे हम चले जाए। ठीक है, ठीक है बेटा। अब एक शॉर्टकट मेथड है जो ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम्स में इस्तेमाल होता है। जब कॉम्पिटिशन में बैठते हैं तो हमसे बस आंसर से मतलब होता है, कैसे आया ये नहीं हमें देखना होता। तो जब आप कोऑर्डिनेट निकाल रहे हो सी के, तो वो होगा x1 + x2 -+√3 x2 - x1 लिख लेंगे, ये यहां पर y2 आएगा, y2 - y1 अपॉन 2। फिर से रिपीट, x1 + x2 -+√3 y2 - y1 अपॉन 2। और इसी को ऑर्डर को फॉलो करो y पे, y1 + y2 प्लस माइनस, ये ध्यान रखना उल्टा होता है, और यहाँ आएगा x2 - x1 अपॉन 2। ये अपने कोऑर्डिनेट आए, नोट कर लो। और इसी से करके दिखाओ जरा मुझे, इस वाले से करके दिखाओ, सीधा डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव वाले से करके दिखाओ आप मुझे। x की वैल्यू क्या आएगी, देखो x1 + x2 दोनों को ऐड करोगे 3। क्यों बेटा 3? उसके बाद बेटा +- √3 -+√3 और ब्रैकेट के अंदर देखो क्या लिखा है, y2 - y1, तो 0 - √3 अपॉन 2। क्या मेरी बात समझ में आ गई? क्या ये x की वैल्यू समझ में आ गई मेरे बच्चों को? नहीं। देखो, एक x1 y1 मान लो, एक x2 y2 मान लो, ऐसे मान लो इनको। ठीक है बेटा, क्लियर है? यस सर। भाई ये हो गया x1 y1 मान लो, ये हो गया x2 y2। आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पे ज्यादा। ठीक है, यस सर। क्लियर हो रहा है? यस सर। अब दूसरी तरफ भी लगाओ, y = क्या लिखोगे, y1 + y2, तो 0 + √3 प्लस माइनस √3 हो गया। अब आपके पास अंदर क्या लिखोगे, x2 - x1। क्यों भाई? यस सर। 3। अपॉन 2।
Yes. तो बनना चाहिए। अब यहाँ वैसे ये ऑर्डर में थोड़ा हो गया ना, ये हमने वैल्यू यहाँ पे ले ली है, तो ये √3 माइनस आएगा ऐसा, √3 माइनस 0। अब ये बताओ सिंप्लीफाई करोगे तो क्या लिखोगे यहाँ पर? x के लिए क्या करोगे? ये 3 नहीं बनेगा दोनों से? जल्दी सोचो। Yes, sir. तो ये होगा 3 माइनस प्लस 3/2। यहाँ सोचो, यहाँ तो कुछ होना ही नहीं है, तो प्लस माइनस यूज होना है बस। अब एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे, क्यों बेटा? एक बार प्लस लोगे, एक बार माइनस लोगे, तो 0 और 3 आंसर बनेंगे यहाँ से x के। Yes, sir. और y के क्या बनेंगे? 2√3 प्लस लेने पे। और दूसरा क्या बनेगा? -√3। -√3 सोच लो भाई। ये अपना माइनस का 3√3 आएगा, ये प्लस का है, तो माइनस के 2√3 बचेंगे, 2 से 2 हट जाएगा। आ गया ये? तो ये जो कोऑर्डिनेट सी के बनने वाले हैं वो कैसे जोड़े बनेंगे? देखो, एक जोड़ा बनेगा पहले वाले लेकर के 0 2√3, या दूसरा ऑप्शन क्या है 3, -√3। समझ में आ रहा है? ये सी के कोऑर्डिनेट हो। सर 3 के साथ 2√3 आ रहा है। थ्री के साथ 2√3 Yes, sir. नहीं बेटा, देखो पहला वाला कंपेयर करो ना, पहला, क्योंकि जब ये माइनस ले रहे हो ना तो 0 बन रहा था, वहां प्लस लेना पड़ेगा पहले, तो 2√3 बनेगा। साइन देखो, ऊपर माइनस लेना है पहले, माइनस लेने से बेटा 0 बन रहा है, वहां वो ऊपर पहले प्लस लेना पड़ेगा, तो 2√3 बन रहा है। ठीक है बेटा, ऑर्डर ध्यान रखना बेटा। सही है बेटा? So x का माइनस लेंगे तो y का प्लस लेंगे। हाँ, ये साइन देख लो आप। साइन में यहाँ पे इनको कर देता हूँ दूसरे कलर में। ये साइन देखो, उल्टे साइन लगे हुए हैं, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। ठीक है बेटा? आगे चले। आगे चलो बेटा। Yes, sir. चलेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल इफ, यहाँ पे कोऑर्डिनेट है अपने पास एबीसी के, कोऑर्डिनेट है अपने पास ट्राइंगल के लिए। और साथ में ना रेडियस भी पूछेंगे। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। फिर कहा इफ पॉइंट्स आपको दे दिए गए, अब आपसे उसकी रेडियस में पूछिए। ठीक है, बनाए ध्यान से। सर्कम सर्कल का मतलब जानते हो, उसका सेंटर जो होता है उसे सर्कल वो बोलते हैं, सर्कम रेडियस। सर्कम सेंटर होगा इस तरह से, जो ट्राइंगल है ना, इसका सेंटर बनेगा ये सर्कल का। ट्राइंगल के बाहर सर्कल बना, इसके सेंटर को बोलते हैं सर्कम सेंटर।
तो ये जो सर्कम सेंटर आप बना रहे हैं ओ, इसके कोऑर्डिनेट आप बता। कंसेप्ट पता है क्या होगा बेटा? आप इन्हें एबीसी अगर मेंशन कर देते हो तो ये आपको यूज करना है। यहाँ पर ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों इक्वल होंगे बेटा। ओ ए, ओ बी, ओ सी और इनके स्क्वायर्स भी इक्वल होंगे। इस तरह से यूज करके एक्स वाई मान लो कोऑर्डिनेट आप सेंटर के, या ए बी जो आप मानना चाहें, और डिस्टेंस फॉर्मूले से इक्वेशंस बनाओ, उन्हें सॉल्व करो। तो पहले ओ ए और ओ बी को जब इक्वल लिया तो यहां से एक रिलेशन बना क्या एक्स वाई को लेकर के? यस सर। एक्स प्लस 3y इक्वल टू -6, ऐसा बना बेटा कुछ? यस सर। और सेकेंडली जब आप किस किस को लोगे, ओबीओसी को, तो मेरे विचार में यहां से आएगा 3x माइनस वाई इक्वल टू 12। आया ऐसा बेटा? हाँ बेटा। यस सर। अब इक्वेशन 1 एंड 2 इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा? एक्स वाई की वैल्यू क्या क्या है बेटा देखना। -3, ठीक है। मतलब ये जो सेंटर था ओ के कोऑर्डिनेट क्या बन गए? 3 -3। अब आप रेडियस निकालने जाओगे तो r इक्वल टू ओ ए लिख सकते हो। क्यों बेटा? r इक्वल टू ओ ए लिख सकते हैं। बताओ बेटा। भाई ये हो जाएगा 5 स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, 5 आ गया। तो रेडियस अपनी मिल गई 5 यूनिट। आ गया बेटा। हो गया बेटा। यस सर। आगे चल दूं सेक्शन Yes, फॉर्मूले पे? यस चलो सर। सेक्शन फॉर्मूले मूव करते हैं। सेक्शन फॉर्मूले का एक तो डेरिवेशन टाइप होता है, वो आप ज्यादा याद करने की मतलब जरूरत है हमें, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो मैं ऐसा ले लेता हूं, पहले एक ले लेते हैं इंटरनल वाला, ठीक है बेटा। दूसरा होता है एक्सटर्नल वाला। चलो इंटरनल वाला क्या है कि भाई अपने पास एक ए पॉइंट है x1 y1, एक बी पॉइंट है x2 y2, और यहाँ कहीं भी एक सी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हम जनरली एक्स वाई ले लेते हैं, और ये m1 और ये m2। मतलब ए और सी m1 है और बी सी जो है वो m2 है। ये दो रेशियो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। रेशियो क्या है बेटा? m1 रेशियो m2। इस रेशियो में डिवाइड करता है ये सी पॉइंट। डेरिवेशन के लिए आप ऐसे जाएंगे, उसको ऐसे बनाओगे, यहाँ पर ए और बी ले लोगे इस तरह से, ये परपेंडिकुलर डालोगे, इस तरह से चलोगे, आप सी पॉइंट ये ले लोगे, ठीक है बेटा। इस तरह से चलेंगे इसमें, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूले को डेरिवेशन के लिए इस तरह से बनाया जाता है। क्लियर हो गया यहाँ पर?
समझ में आया बेटा? तो क्या होता है x m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, ये x की वैल्यू के लिए यूज होता है। सेम पैटर्न फॉलो करते हैं हम y को लेकर के। ठीक है बेटा, x और y के लिए सेम चीजें इस्तेमाल कर। सर एक वो दूसरा वाला बिंदु भी तो होता है ना, उसमें माइनस साइन आता है बीच में। हाँ वो एक्सटर्नल है, मैंने अभी पहले बोला इंटरनल को लेकर के। ये इंटरनल का मतलब ये जो C पॉइंट है ये अंदर होगा, A और B के बीच में होगा कहीं। यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। सर एक क्वेश्चन दे दो इसी से रिलेटेड। जब यही चीज एक्सटर्नल पे इस्तेमाल होती है, पहले लिख लेते हैं एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में क्या होता है, ए भी तो बीच में रह जाते हैं ये, और सी चला जाता है बाहर। तो कोऑर्डिनेट तो अपने एक्स वाई वही रहेंगे, ये x2 y2, ये x1 y1, और ये हो गया m1 और ये हो गया m2। ठीक है बेटा, ये बात क्लियर है? हाँ जी बेटा, यस सर। ये क्लियर है यहाँ पर? यस सर। तो इसमें क्या इस्तेमाल होता है, माइनस साइन आ जाएगा बीच में। यहाँ सेम चीजें इस्तेमाल होंगी। मैं कलर दूसरा लेकर के बना लेता हूँ। जो प्लस था उसके प्लेस पे बीच में माइनस का इस्तेमाल किया जाए। क्लियर है? यस सर। लिखते रहें। चलूं आगे? यस सर। अब आता है मिड पॉइंट को लेकर के। आपके पास एक ए है एक बी है, ये x1 y1 आया और ये बी पॉइंट x2 y2 आया। तो बीच में कहीं पॉइंट सी होगा जिसके कोऑर्डिनेट मैं मिड पॉइंट के लिए निकालने जा रहा हूं। तो मुझे इतना समझ आया, ये दोनों 1:1 नहीं होना चाहिए उस केस में। मिड पॉइंट की कंडीशन में जो रेशियो होगा वो 1:1। क्या होगा बेटा? 1:1 होगा बेटा। ठीक है, अब आप जब सेक्शन फॉर्मूले में रखेंगे तो सॉल्व करके ना ऐसी सिचुएशन क्रिएट होके आएगी, ये फॉर्म बनेगा। ओके, x1 प्लस x2 अपॉन 2, y1 प्लस y2 अपॉन 2। सर इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे को रेशियो दे रखेंगे ना? हाँ देंगे, वो रेशियो देंगे बेटा। अगली कंडीशन है बेटा रेशियो फाइंड करना। कई बार क्या होता है, आपको ना ऐसे पॉइंट ही दे देगा, वो तीनों पॉइंट दिए होंगे, ए के कोऑर्डिनेट भी होंगे आपके पास, बी के भी होंगे और सी के भी होंगे।
ठीक है। अब वो इंटरनल एक्सटर्नल अलग मैटर है, इंटरनल पूछे एक्सटर्नल पूछे उसे कोई लेना देना नहीं है हमें। हमें ऐसे मान लेना है कि ये इन दोनों के बीच में कहीं ये है, तो हम जो मानते हैं वो लैम्बडा या के मान लो एक तरफ वन मान लो। लैम्बडा वन लेकर के भी कर सकते हो, के और वन लेकर के भी कर सकते हो। मतलब जब आप बुक पढ़ते हैं तो कई जगह लैम्बडा वन या के वन आपको मिलेगा इस तरह। ठीक है, क्लियर है बेटा। अब इसे जब आप सॉल्व करने जाएंगे सेक्शन फॉर्मूले से जब आप सॉल्व करने जाएंगे, ये एक्स वाई हो गया, बीच वाला मैंने ले लिया, ठीक है ना, इस तरह से। जब आप इसे सॉल्व करने जाएंगे तो आपका लैम्बडा अगर पॉजिटिव आता है या के की वैल्यू जो भी आप चूज कर रहे हैं अगर वो पॉजिटिव आता है तो आप बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। मतलब इंटरनल सेक्शन या इंटरनल डिवीजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंटरनल डिवीजन। ठीक है। अब मान लो ये जो आपने के या लैम्बडा लिया और ये नेगेटिव आ गया, तो इसे बोला जाता है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल डिवीजन। सही है बेटा। आपने सेक्शन फॉर्मूले में अगर रेशियो पूछ लिया गया आपसे तो आप K1 या लैम्बडा वन मान लो, अपना सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई कर दो, जो एक सेक्शन फॉर्मूला है वही लगा दो। आप जरूरी नहीं है दोनों के लिए लगाओ, कई बार ऐसा होता है जो एक्स वाई किसी एक की वैल्यू देगा, जिसकी वैल्यू देगा हम उसके लिए अप्लाई कर लेंगे। तो सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से हमारे पास क्या था, वो x इक्वल टू m1 x2 और m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। अब आप यहाँ पर जरा फोकस कीजिए, ये चीज क्या काम करने वाली है आपकी m1 की, और ये क्या हो जाएगा आपका m2। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है बेटा? तो m1 m2 यहाँ पर जैसे मिड पॉइंट में 1 1 थे, तो यहाँ पर ये लैम्बडा है और वो 1 है, तो लैम्बडा m1 के प्लेस पे चला जाएगा और m2 के प्लेस पे 1 यूज कर। ठीक है बेटा, ओके। यस सर। चलिएगा आज यहीं पे छोड़ रहे हैं हम।